Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss a very important research questions, previous questions from November 2020, which is very important for your upcoming exam. So the question is, there is a two list given in which first list is represents types of research and the list two given features of the research. So there are 5 research: exploratory research, cross-sectional research, explanatory. So you have to know what is the difference between in these types of researches. So पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको आंसर को लगाने में आसानी हो जाएगी. ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन होता है कि कैसे आप डाटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से. और एक्सप्लोरेटरी क्या होती है? हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, राइट. एक्सप्लेनेटरी हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, ये बात हम जानते हैं. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है वो किस चीज को डिफाइन करती है? अ रिसर्च यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम जो कि क्लियरली डिफाइन नहीं है. टेस्टिंग करते हैं हम इसके अंदर, इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉब्लम को, एंड कंडक्टेड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम बट विल नॉट प्रोवाइड कंक्लूसिव रिजल्ट्स. इसमें हम प्रॉब्लम तो इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं लेकिन उसका कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं निकाल पाते, इसलिए ये हमारी क्वालिटेटिव स्टडी होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. लेकिन जो हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है वो समझने में भी बहुत आसान होती है, उसमें प्रॉब्लम को भी डिस्कवर किया जाता है लेकिन हर चीज को बहुत क्लियरली डिफाइन किया जाता है. that has not ever been studied, जो पहले स्टडी नहीं की गई है उसको अच्छे से क्लियरली स्टडी करना, उसके डेफिनेशंस, उसके एक्सप्लेनेशंस जो पहले किसी ने ना बनाई हो और उसके रिजल्ट्स को भी इम्प्रूव करना. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इसलिए आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी होती है. पर्पस क्या होता है हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का? कि कैसे अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना, जो सोर्सेज हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाना, अच्छा कंक्लूजन निकालना, ये हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के पर्पस है. क्रॉस सेक्शन रिसर्च, क्रॉस सेक्शन से समझ में आ रही चीजों को, क्रॉस सेक्शन मतलब चीजों को क्रॉस करके उनके बारे में नॉलेज लेना, स्टडी करना. एक इस तरह का रिसर्च डिजाइन जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से लेकिन एक ही टाइम में, ताकि आप क्रॉस चेक कर सके चीजों को. क्रॉस सेक्शन रिसर्च जो होती है वो ऑब्जर्व किया जाता है वेरिएबल्स को, उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता. जब आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं या कोई भी आप डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप चीजों को ऑब्जर्व करके लेंगे. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हमारी लाइफ टाइम बहुत लंबी रिसर्च होती है, इज एन ऑब्जर्वेशनल. इसके अंदर क्या होता है? रिसर्चेस जो होते हैं इंटरफेयर नहीं करती सब्जेक्ट के साथ. रिसर्चेस अलग अलग ऑब्जर्वेशन पे, सेवरल ऑब्जर्वेशन एक ही सब्जेक्ट के ऊपर की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. A fixed example of population elements is measured repeatedly. एक ही वेरिएबल को लेके आप बार बार रिसर्च करेंगे, इसलिए बहुत लंबी रिसर्च कहलाती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. तो अब हम देख सकते हैं बहुत आसानी से. एक्सप्लोर करना, क्वालिटेटिव स्टडी, पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे फिर हम उसको प्रीडोमिनेट करेंगे. क्रॉस सेक्शनल मैक्रो लेवल की एनालिसिस होती है, डाटा के ऊपर किया जाता है. फिर आती है हमारी एक्सप्लेनेटरी, दैट इज क्वांटिटेटिव, डाटा पहले लेंगे फिर उसको वो करेंगे. तो यह हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन. ट्राइंगुलेशन, आपको पहले क्या करना है? आपको अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग टाइम में डाटा को कलेक्ट करेंगे, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी. लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा? रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस होगा हिस्ट्री का, आप बार बार रिपीटेडली रिसर्च करेंगे. तो ये है हमारा आंसर इसका, एंड आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो. अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करता है. अगर आपके पास अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी होगी तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं. जब अल्फा लेवल आपकी डिक्रीज होगी, स्ट्रिंजेंट हो जाएगी, 0.05 से 0.01 की तरफ जाते हुए जो पावर ऑफ स्टैटिकल टेस्ट होगा हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा. पहले तो आपको पता होना चाहिए हम स्टैटिकल टेस्ट क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो हमारी रिसर्च है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. और 0.05 पे हमारी वैल्यू क्या होती है और 0.01 पे हमारी वैल्यू क्या होती है? इसमें होती है हमारी 1.96, 1.97 कह सकते हैं. 0.01 पे होती है हमारी 2.58, राइट. जब हमारी अल्फा लेवल स्टैटिकल टेस्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस हमारा जो टाइप 2 एरर है, फॉल्स नेगेटिव है, उसके चांसेस बढ़ रहे हैं. दैट मींस कि हमारा टाइप, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसके रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो रहे हैं. एक बार देख लेते हैं इसको, मैंने लिखा हुआ भी है सब चीजें. अगर आपकी अल्फा लेवल डिक्रीज होगी दैट मींस कि आपका टाइप 2 एरर के चांस जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी रिसर्च होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आप रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे नल हाइपोथेसिस को. जो हमारी स्टैटिस्टिकल पावर होती है जिसको हम कह सकते हैं पावर ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्ट, उसके पास क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि जो टेस्ट होता है वो करेक्टली रिजेक्ट कर पाए नल हाइपोथेसिस को. स्टैटिस्टिकल पावर ही हम इसलिए यूज करते हैं, जितनी जिसकी ज्यादा, अगर हमारी स्टैटिस्टिकल पावर ज्यादा होगी तो हमारा टाइप 2 फॉल्स नेगेटिव एरर होने के चांसेस कम होंगे, टाइप 2 एरर होने के चांसेस कम होंगे. लेकिन अगर हमारी लो स्टैटिस्टिकल पावर होगी तो हमारा सबसे ज्यादा रिस्क होगा टाइप 2 एरर कमिट होने का, जिसे हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं.
दैट मीन्स कि हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमारी रिसर्च सिग्निफिकेंट नहीं होगी और हमारा रिसर्च गलत हो जाएगी। और हमारा सेकंड पॉइंट क्या गिवन था इसके अंदर कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो होती है वो लीड करती है ज्यादा पावर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के कंपैरिजन में। तो हमें पता होना चाहिए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है और नॉन डायरेक्शनल क्या होती है। देखो नॉन डायरेक्शनल जिसे हम बोलते हैं टू टेल्ड हाइपोथेसिस जिसे बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, प्रिडिक्ट करती है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा उसका इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन डायरेक्शन नहीं देती हमें, कि जो डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाती। अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं जो हमारा वन टेल डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है वो नेचर को इफेक्ट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकती है, इसलिए और उसकी डायरेक्शन भी जो क्या होती है हमारी स्पेसिफाई होती है, इसलिए जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है उसके पास ज्यादा पावर होती है इन कंपैरिजन टू नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जो हमारी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है, अब अगर हम इसका एग्जांपल ले लें कि अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, देयर इज अ डिफरेंस इन वोकैब, किसके बीच में मेल्स और फीमेल्स के बीच में कुछ ना कुछ नंबर तक के बेसिस पे वोकैबुलरी का डिफरेंस होता है, लेकिन आप स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि मेल्स की अच्छी होती है फीमेल्स की अच्छी होती है। अब अगर हम बात करते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की, तो इसके अंदर हमें बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया जा रहा है कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर बेटर वोकैबुलरी होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। दैट मींस आप एक स्पेसिफिक आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। दिस इज अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिस इज अ वन टेल डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो ये बात हमारी दोनों बिल्कुल सही है कि जो हमारी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है वो लीड करती है ज्यादा पावर इन कंपैरिजन टू नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसलिए हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है दोनों सही हैं। और हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारी स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, अगर हम 0.5 से 0.01 की तरफ लेके जा रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारा क्या होगा, हमारा कमिटेड हो जाएगा, टाइप 2 एरर जो होगी उसके चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, जबकि हमें होना क्या चाहिए, हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी चाहिए। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं दोनों, तो इसलिए दोनों सही हैं आपके स्टेटमेंट। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा, क्योंकि इसके अंदर सोर्स ऑफ वेरिएंस आपको गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर्स गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है, सिमीन ऑफ। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ एफ का डाटा पूछा है। एफ क्या होता है हमारा, बिटवीन ग्रुप्स अपॉन विद इन ग्रुप्स। अब बिटवीन में आपको क्या गिवन है, 23.33 और 7.62, यही तो पूछा है और यही गिवन है आंसर हमारा। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं बच्चे, स्टैटिस्टिक्स से इतना डरते हैं कि उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, बाद के लिए छोड़ देते हैं, और फिर बाद में अक्सर होता है आपके पास लास्ट टाइम में टाइम कम होता है तो आप तुक्का लगा देते हैं। तो क्वेश्चंस को सबको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको सब अच्छे से कराए हुए हैं, स्टैट्स के भी और रिसर्च के भी। So, identify from the list of characteristics given below those which are related to a good hypothesis in a research. आपको बताना है उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो किससे रिलेट करते हैं, हमारी गुड हाइपोथेसिस से रिलेट करते हैं। दैट मींस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हाइपोथेसिस के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, जब आप रिसर्च के लिए अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम जानते हैं हम अपनी नल हाइपोथेसिस बनाते हैं ताकि हम उसको रिजेक्ट कर पाए, और जो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है वो हमारी एक्सेप्ट हो पाए, राइट। जो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है वो हमारी एक्सेप्ट हो पाए, हमें हाइपोथेसिस इस तरह से बनानी होती है। तो जो हमारी हाइपोथेसिस होती है जब हम उसको बनाए तो हमारी बिल्कुल क्लियर हो और प्रिसाइज हो, मतलब आप उसको टेस्ट कर पाए, आप उसको रिजेक्ट कर पाए, ऑल्टरनेट को आप एक्सेप्ट कर पाए, इस तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। आप उसको टेस्ट कर पाए, हाइपोथेसिस को आपकी ऐसी होनी चाहिए। हाइपोथेसिस जो होती है, जो वेरिएबल्स आप अपने ले रहे हैं उनका रिलेशनशिप होना चाहिए, जो स्टेट करती हो रिलेशनशिप को वेरिएबल्स के बीच में। हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक। देखो आपकी हाइपोथेसिस जो वो क्लियर भी हो, प्रिसाइज भी हो, स्पेसिफिक भी हो, टेस्टेबल भी हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हाइपोथेसिस शुड बी स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन मोर सिंपल टर्म्स, तो ताकि जाके जो सब लोग जो है उसको समझ भी सके, अच्छे से अंडरस्टैंडेबल भी हो। जो भी कंसर्न आपका रिसर्च का उसको लेके आपकी जो हाइपोथेसिस हो वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करे फैक्ट्स को जिसकी वजह से आप जरूरत हो एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। तो एक्सप्लेनेटरी भी होनी चाहिए, टेस्टेबल भी होनी चाहिए, क्लियर भी होनी चाहिए, प्रिसाइज भी होनी चाहिए, स्पेसिफिक भी होनी चाहिए। सब कैरेक्टरिस्टिक है हमारी अच्छी गुड हाइपोथेसिस को। तो अब हम देख लेते हैं एक बार। yes, so related to a good hypothesis that means simplicity of explanation होनी चाहिए, plausibility of explanation होना चाहिए, हाईली डिफिकल्ट टू वेरीफाई द पोस्टुलेट, अगर उसका डिफिकल्ट होगा, अभी हमने लिखा है कि टेस्टेबल होनी चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन अगर हाईली डिफिकल्ट होगा वेरीफाई करना तो आप कैसे कर पाएंगे, तो ये पॉइंट आपका नहीं आएगा।
नॉट रिलेटेड टू एन एग्जिस्टिंग थ्योरी, अगर आपकी थ्योरी से ही वो रिलेट नहीं करेगी, देन हाउ विल यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस? तो ये पॉइंट भी आपका गलत हो गया. नेक्स्ट, relationship formulate among variables having conceptual clarity. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपकी जो हाइपोथेसिस है वो क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी होना चाहिए. यही पॉइंट्स हमने अभी पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड ई. ओ यस. तो अब इसके नेक्स्ट उसमें मैं, क्योंकि क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन ज्यादा थी, इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेके आई थी रिसर्च के, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. एंड अगर आपको कुछ और भी चाहिए होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चीजें पहुंच जाएं और वो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाए. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन. स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग.